गुड मॉर्निंग क्लास। आगे सारे बच्चे क्लास स्टार्ट करें। हेलो, यस मैम, करते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस मैम। ओके, तो कल बेसिकली हमने कहाँ तक किया था हमारा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस, कि क्या क्या हमें रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम ई बिजनेस को स्टार्ट कर सके और सक्सेसफुली चला सके। ये हमने कर लिया था। इसके बाद अब आ रहा है हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, कि ऑनलाइन हम कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हमारे पास कौन से मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मीन्स रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, placing an order, receiving delivery, and making payment through medium of internet. Under this system, the sale purchase of every type of things, information and service is possible. ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि ये पूरा एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, पहले हम चीजों को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम उसको ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस करते हैं उसका, उसके बाद हम पेमेंट भी ऑनलाइन ही कर देते हैं, तो वो हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, और इस सिस्टम में सब कुछ अवेलेबल होता है, बेसिकली जो भी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, सर्विसेज तो नहीं, बेसिकली जो गुड्स होते हैं वो वैरायटी जितनी भी होती है वो अवेलेबल होती है, और उनकी सारी इंफॉर्मेशन भी दी होती है। ठीक है, तो इसके बाद आया पेमेंट मैकेनिज्म, कि हम पेमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर ऑनलाइन गुड्स परचेज करते हैं। पेमेंट फॉर द परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग में बी डन इन फॉलोइंग वेज। पहला, कैश ऑन डिलीवरी। ये सबको पता होगा सीओडी क्या होता है, कि हमने चीजें ऑर्डर की, वो हमारे घर पे जब आया तब हमने चीज ली और उसको पैसे दिए। ठीक है, ऑन द स्पॉट पैसे देने का मतलब, ऑन द स्पॉट कह रही हूँ, जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम जब हम पैसे देते हैं तो वो हमारा होता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश पेमेंट कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, सेकेंड हमारा है नेट बैंकिंग ट्रांसफर। द कस्टमर कैन मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स EFT to account of online vendor over the internet। और नेट बैंकिंग के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू बेसिकली हमारे बैंक से पेमेंट होते हैं। जैसे अगर हम ऑनलाइन कहीं भी कुछ परचेज करें ना, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि हम कैश ऑन डिलीवरी पे करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, यूपीआई करेंगे या पेटीएम करेंगे, तो ये ऑप्शन होता है। तो नेट बैंकिंग में क्या होता है, जो पैसे होते हैं डायरेक्ट हमारे बैंक से जाके जो वेंडर का बैंक है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद आया हमारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड। The customer can make payment for online transaction through debit or credit card by giving number and name of the bank of card। अब ये बेसिकली होता है नेट बैंकिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, और एक होता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। हमारे पास जो डेबिट कार्ड होता है, जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसके थ्रू भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसमें बस उनसे नंबर मांगते हैं एंड IFSC कोड मांगते हैं शायद। हाँ, तो उससे उसको डालना पड़ता है, फिर जो पेमेंट होती है, हमारे जो कार्ड होते हैं, अगर डेबिट कार्ड है तो उसमें से कटेगा, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से कट हो जाता है। ठीक है, तो पेमेंट मैकेनिज्म में तो अभी चेंजेस भी आए। पहले पेमेंट मैकेनिज्म में हमारे वॉलेट्स नहीं हुआ करते थे, मतलब पेटीएम एंड गूगल ये सब नहीं हुआ, गूगल पे ये सब नहीं होते थे।
बट अब तुम कभी भी कोई वेबसाइट चेक करोगे, कोई साइट चेक करोगे, तो उसमें ये भी ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे। कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के साथ तुम्हें पेटीएम और गूगल के पे का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ पेमेंट मैकेनिज्म। यस मैम क्लियर है। ओके, उसके बाद हम कर रहे हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन। अब जब हम ई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, अपने कार्ड्स के नंबर दे रहे हैं एंड अपने बैंक को लिंक करा रहे हैं, तो इन सब से हमें सेफ्टी कैसे मिलेगी, मतलब हमें कैसे सिक्योर रहना चाहिए और इसकी क्या क्या सेफ्टी हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वो बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा the following method can be used to ensure security and safety of online transactions. First, confirming the details before the delivery of goods. The customer is required to furnish the details such as credit card number, card issuer, and card validity online. अब इसमें क्या होता है, सिक्योर बैंकिंग के लिए इन सब कुछ मतलब सही से हो जाए, इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, कस्टमर को डिलीवरी जिस गुड का ले रहा है ना, गुड्स का ले रहा है, उसकी हर एक चीज कंफर्म करनी होती है, अच्छे से चेक करना होता है। क्योंकि कभी कभार ऐसे हो जाता है जो कार्ड्स होते हैं वो नहीं चलते, तो पेमेंट ही नहीं हो पाता, उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, कुछ हो जाता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि इंसानों ने पेमेंट तो कर दिया बट उन्होंने एड्रेस अजीब सा डाल दिया होता है, तो क्या होता है, उनके पास गुड्स पहुंचता ही नहीं है। तो उनको पहले से ही हर चीज क्रॉस चेक करके और बिल्कुल कंफर्म करके डिलीवरी के लिए मंगवाना चाहिए। सेकेंड है हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम। Installing and timely updating antivirus program provides protection of data files, folders, and system from virus attacks. अब हम इतने सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, इतने सारे फाइल ट्रांसफर करते हैं, इतने ऐप डाउनलोड करते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है ना, हम कुछ चीज देख रहे होते हैं तो कहीं से ना कहीं से हमारे फोन में वायरस आ जाता है। तो जो वायरस होता है तो एंटीवायरस ही वायरस से हमें प्रिवेंट कराता है। तो एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए ताकि कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो किसी भी फाइल से। ठीक है, उसके बाद आया हमारा साइबर क्राइम सेल। गवर्नमेंट में सेट अप स्पेशल क्राइम सेल्स टू लुक इनटू द केसेस ऑफ हैकिंग एंड टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द हैकर। अब साइबर क्राइम सेल्स क्या होता है, ये बेसिकली जैसे जेल होता है ना, वैसे ही जेल बनाए जाते हैं, पर ये सिर्फ उनके लिए होता है जो साइबर क्राइम करते हैं। जैसे कोई किसी ने हैकिंग करके बैंक लूट लिया, या किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने किसी की पिक्स अपलोड कर दी, या फिर कुछ भी जो ऐसा कुछ काम कर दिया सोशली इंटरनेट पे जो कि सही नहीं है, ठीक है, जो लीगल नहीं है। तो ऐसी चीज में क्या होता है, गवर्नमेंट उसका पता लगाती है और साइबर सेल्स में उनको डाल देती है, उन पे एक्शन लिया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ सेफ्टीज होती है जो हमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हमें भी कोई किसी भी साइट पे बिना सारी डिटेल्स जाने कुछ मंगवाना नहीं होता, कुछ नहीं ऑर्डर करना, क्योंकि काफी सारी ऐसी साइट्स होती है जो क्या कहती है कि बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दिखाती है कि इतने में ये मिल रहा है, इतने में ये मिल रहा है। बट अगर तुम उसका पेमेंट ये करने जाते हो ना, कभी भी कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, हमेशा वो प्रीपेड होती है। और ऐसी चीजें तो तुम पे कर देते हो बट वो आती भी नहीं है, ऐसे काफी सारे केसेस होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन, कैसे हम ई ट्रांजेक्शन को सिक्योर और सेफ रखें। उसके बाद आया हमारा आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो बेसिकली बीपी होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कोर एक्टिविटीज को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो जो जिनसे कराते हैं वो हमारे आउटसोर्सिंग होते हैं। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, उसका किस चीज का बिजनेस है, हम्म, चलो किसी चीज का बिजनेस है, मान लेते हैं फोन का बिजनेस है, ठीक है, मोबाइल फोन का बिजनेस है। तो वो क्या करता है, वो उसका मोबाइल फोन का बिजनेस है, तो वो जो नेट भी ना प्रोवाइड करता है, मतलब मोबाइल फोन के साथ नेट भी प्रोवाइड करता है। जो मोबाइल फोन बनाने का काम होगा वो तो वो खुद करेगा, बट जो नेट होगा, इंटरनेट होगा, वो किसी और कंपनी से या किसी और लोगों से लेगा ताकि उसका फोन जो है चल सके। तो ये क्या होगा, ये एक तरह से आउटसोर्सिंग हो गया। अगर वो भी नेट का ही काम करना शुरू कर दे तो उसका फोन नहीं बनेगा, दोनों काम वो एक साथ कर नहीं सकता। तो जो भी मेन काम है उसको कंप्लीट कराने के लिए बाकी जितने भी काम लगते हैं ना, काम मतलब काम करवाने होते हैं, वो हमारा आउटसोर्सिंग होता है। आउटसोर्सिंग मतलब जो भी एक्स्ट्रा काम होता है कंप्लीट कराने में किसी भी एक्टिविटी को, वो हमारा आउटसोर्सिंग होता है। जैसे स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में टीचर्स होते हैं,
पियोन्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबका एक अलग अलग काम दिया हुआ है। अब मेन टीचर्स का क्या काम होता है, स्कूल टीचर्स के लिए जाना जाता है, टीचर्स का काम होता है पढ़ाना। अब वो पढ़ाने की जगह दूसरों को चाय डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे या स्वीपिंग करते रहेंगे, तो उनका मेन मोटिव थोड़ी ना कंप्लीट होगा। इसके लिए इसलिए एक्स्ट्रा लोगों को रखा गया है। मेन काम टीचिंग है, पर स्कूल में और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे काम होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा कामों के लिए जिनको रखा जाता है और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो आउटसोर्सिंग होते हैं हमारे। वैसे इसमें लिखा हुआ है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब बिजनेस के जो जो आउटसोर्सिंग होते हैं वो क्या होते हैं, बीपीओ कहते हैं उनको। ठीक है, बिजनेस सोर्स, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, याद रखना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसमें लिखा हुआ है मेनी एक्टिविटीज हैव टू बी परफॉर्म फॉर अ सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, लाइक प्रोडक्शन, बाइंग, selling, advertising, etc. When the sale of business is small, the businessman used to perform this activity easily. However, with the enlargement of scale of business, this job has become tedious. ठीक है, इसमें बेसिकली होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ बिजनेस का ऐसा नहीं कि हमने गुड्स बना दिया और अपने आप वो बिक जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये छोटे छोटे बिजनेस में तो चलो एक तरफ से देखा जाए कि थोड़ा बहुत हो भी जाता है, बट बड़े जो बिजनेस होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं होता ये सब। तो अगर तुम गुड्स बना रहे हो, सबसे पहले तो तुम्हें बनाना है, फिर उसको देखना है रॉ मटेरियल तुम्हें कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचोगे, ठीक है, उसको एडवर्टाइज करना है, प्रमोट करना है, ताकि जो लोग हैं उनको पता चल सके कि तुम्हारे गुड्स है, ताकि वो खरीद सके। ठीक है, तो जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो तो सारे काम खुद कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी की हलवाई की दुकान हो, वो भी छोटी सी, तो वो क्या करेगा, मिठाइयाँ भी खुद ही बना लेगा, खरीद के भी सामान खुद ही ले आएगा और लोग पर्चे भी खुद ही बांटेगा, तो सारा वो खुद कर सकते हैं। पर जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो सारा काम खुद नहीं कर सकता। अगर बड़ा कोई मिठाई का दुकान है, अगर वो बंदा क्या कहते हैं उसको, काउंटर पे बैठा है, तो वो बंदा बाहर जाके खा वो हलवाई हलवा या जो भी स्वीट्स है वो नहीं बनाएगा, वो मिठाइयों को नहीं बनाएगा। अगर वो मिठाई बना रहा है तो काउंटर पे आके नहीं बैठेगा। तो इन सबके लिए अलग अलग लोग जो करते हैं, हायर किया जाता है, जो आउटसोर्सिंग करते हैं। ठीक है, however with the enlargement of scale this job becomes tedious. Therefore, in order to overcome the difficulties connected with the performance of many activities and to get benefits of specialization, these services are now obtained from the outside of organization. This is called outsourcing of services or BPO. ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के लिए जब नए लोगों को हायर किया जाता है या फिर जो दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको दिया जाता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आउटसोर्सिंग करो, तो फिर ये क्या होता है, ये आउटसोर्सिंग का प्रोसेस होता है बेसिकली। हमारे घरों में भी ये होता है। पहले क्या होता था, जो हमारे जो भी डस्टबिन में जो भी कूड़ा वगैरह होता था, वो क्या होता था, मैं पहले खुद ही फेंकने जाना पड़ता था, बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, बट अब क्या होता है, जो म्यूनिसिपैलिटी है उन्होंने बेसिकली क्या किया, वो भेजते हैं, वो हमारे घर के सामने आता है, फिर हम उनको जो भी है, जो कूड़ा वगैरह होता है, जो भी डस्टबिन होता है, वो हम उनको दे देते हैं। वो उनको रख लेते हैं, अपना पूरा सेट ट्रक होता है उनका, और फिर वो हमें वापस कर देते हैं वो जो डब्बा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, अब हमारा एक काम आसान हो गया। अब हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, जो भी कूड़ा वगैरह है उसको फेंकना है, वो काम आसान हो गया, उसको हम बस थोड़ा सा पैसे देते हैं। तो ये हमारा आउटसोर्सिंग होता है। जो हमारा एसेंशियल काम है, जो हमारा मेन काम है, उसको करने में भी हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो जब हम वो एक्स्ट्रा काम किसी और से करवाते हैं, तो वो हमारा आउटसोर्सिंग होता है। ठीक है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तुम लोग इतना धीरे बोल रहे हो या मुझे आवाज धीरे से मतलब लेट सुनाई दे रही है? मैं बचता हूँ, कोई और बोल देगा। तुम भी तो बोलो, वरुण दीपांशु क्या हो गया? यस समझ मैम। नहीं आ रहा तुम्हें? समझ आ रहा है ना तुम्हें? मैम आ तो रहा है। ठीक है, दीपांशु यस मैम। तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ मैम। नो मैम? यस मैम। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ बीपीओ। बीपीओ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं?
If Reliance Industry Limited wants to advertise its Vimal brand of clothing, it may appoint Anmol Advertising Co. to design, prepare and release advertisement on its behalf. अब ये बेसिकली एग्जांपल दे रखा है, ये कह रहे हैं अगर मान लो अगर रिलायंस इंडस्ट्री है, उसको अपने जो ब्रांड है विमल क्लोथिंग ब्रांड है ये, उसका एडवर्टाइज करना पड़े तो वो खुद नहीं एडवर्टाइज करेगा, जैसे जियो का ये खुद एडवर्टाइज करता है, वो खुद नहीं करेगा ये चीज, वो क्या करेगा किसी और को अपॉइंट करेगा, जैसे अनमोल एडवर्टाइजिंग एंड कॉर्पोरेशन, वो उसको अपॉइंट करेगा ताकि उसको डिजाइन करे, उसको प्रिपेयर करे कि कैसे उसको एडवर्टाइज करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करके फिर उसको टीवी पे लॉन्च करे, उसके बिहाफ पे पैसे वो देगा पर काम उसको करना होगा। ये एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद है नीड ऑफ बीपीओ, हमें बीपीओ की जरूरत क्यों होती है? बीपीओ इज एसेंशियल फॉर फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, obtaining good quality services. If a company attempts to perform all activities itself, there is very possibility of quality of services being affected adversely. In order to avoid this difficulty, the need for obtaining services from outside is felt. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये चीज भी ये होता है कि तुम हर चीज एक साथ नहीं कर सकते। अगर तुम कोई इंसान हो, यदि तुम सब तो इंसान ही हो बाय द वे, तो इसमें क्या कोई भी एक पर्सन अकेले हर चीज को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अगर वो कर रहा है, क्या एग्जांपल लूं मैं इसका, हाँ कोई कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई कंपनी है, वो कंपनी तुम्हारी खुद की है, ठीक है, तुम्हारी खुद की कंपनी है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसका हर एक काम करना है, तुम्हें किसी को नहीं रखना, तुम्हें कॉलिंग भी करनी है उसमें, तुम्हें कॉल सेंटर का काम भी करना है, तुम्हें एडवर्टाइज भी करना है, तुम्हें प्रमोशन भी करना है, तुम्हें गुड्स भी खरीदना है, उनको बेचना भी है, ठीक है, अकाउंटिंग भी सारा करना है, सारे रिपोर्ट्स बनाने हैं, बैंक से लोन भी तुम्हें खुद लेना है, पे भी तुम्हें खुद करना है, हर चीज जितने भी बिजनेस के काम होते हैं जितने सारे, इवन स्वीपिंग से लेके सफाई वफाई सब कुछ तुम्हें करना है। तुम कभी नहीं कर पाओगे ये चीज, अगर तुम करना भी चाहो ना तब भी तुम नहीं कर पाओगे। रीजन ये कि एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता, और अगर बाई चांस वो कर भी रहा है ना तो उस काम में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर वो अकाउंट्स पहले संभाल रहा है तो चलो उसने अकाउंट में बहुत अच्छा कर दिया, पर फिर जब वो चीजें खरीदने जाएगा ना उसको वैसे ही गुस्सा आएगा कि अभी तो मैं काम करके आया फिर मुझे दोबारा काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ना सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, तो इसके लिए आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दिल करता है कि काश मेरे पास कोई और हेल्प करने के लिए होता, ताकि मैं बस अकाउंट संभालता और वो जाके सारी खरीदारी कर लेता। तो इसलिए आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ती है ताकि हर एक काम हर एक इंसान को अपॉइंट किया जाए और वो उसको अच्छी तरह से किया जाए कर सके, और जो सर्विसेज है और क्वालिटी ऑफ गुड्स और जो भी सर्विसेज है वो बहुत अच्छी मिले हमें, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, अवॉइडिंग फिक्स इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज। If a company attempts to get these services from within the organization itself, it has to establish different department for this purpose, which involves huge investment. अब जो कंपनीज होती है ना वो क्या करती है, वो अपना बेसिकली अपने में नहीं करती। मतलब मैंने कहा था ना कि अपॉइंट कर ले किसी और को, वो क्या करती है, वो अपॉइंट नहीं करती, वो किसी और जगह से ही ये काम करवाती है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े कह रही हूँ, छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जो अपने रिपोर्ट्स होते हैं ये सब क्या होता है, सीए से बनवाते हैं, ठीक है। अब उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं है कि वो सीए को अपॉइंट ही कर ले हमेशा के लिए कि हाँ ठीक है तुम पूरे महीने मेरे लिए ही काम करो बस और किसी के लिए मत करो, ऐसा वो कर नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपना काम उनको दे देते हैं, उनके पास सीएस के बाद जब भी टाइम होता है वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बदले फिर उनको पेमेंट मिलती है, वो मंथली भी दे सकते हैं या फिर एज अ वेजेस भी उनको मिल सकता है, ठीक है। तो एक देखा जाए तो उन्होंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से करवाया, खुद को उन्होंने नहीं किया, खुद पे नहीं रखा। मान लो अगर वो खुद के पास सीए को रखते हैं हमेशा के लिए तो क्या होता, हर मंथ मान लो 50,000 तक तो खर्च हो ही जाता, ठीक है, 50 खर्च हो ही जाता। पर अब वो किसी और मतलब सीए से ही करा रहा है बट करवा रहा है किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो उसमें क्या आ रहा है, वो अपने पास तो रख नहीं रहा। अब जो काम उसके 50,000 में होता, अगर वो उसके पास अपने पास अपॉइंट करता सीए को, वो काम अब उसके 10 या 5,000 में हो जाएगा। तो बेनिफिट क्या है, 5 और 10,000 वाला। तो आउटसोर्सिंग इसमें भी बहुत अच्छा होता है, इसमें ना ज्यादा पैसे नहीं लगता और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता अगर हम कोई भी सर्विस आउटसोर्सिंग से प्रोवाइड करा रहे थे, ठीक है। उसके बाद आया हमारा थर्ड, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस।
Outsourcing is of services needed in order to run the business smoothly. The attention of businessman gets distracted from various small things and will be focused on main activity. अब ये चीज वही बता रखी है कि जो आउटसोर्सिंग है ये स्मूथ रनिंग में भी बिजनेस का हेल्प करता है. रीजन ये है कि जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो तो जो बिजनेसमैन होता है वो किसी और से करवाता है, तो उसको उस चीज की टेंशन ही खत्म हो जाती है. अब उसका जो मेन काम है, जो प्रोडक्शन का काम है, वो उस पर ध्यान देता है ताकि वो जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो सके और जो भी गुड्स जो आउटपुट निकले वो बहुत अच्छा निकले. तो इसलिए स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस में भी हेल्प करता है आउटसोर्सिंग. ठीक है. उसके बाद आ रहा है हमारा बीपीओ. स्कोप ऑफ बीपीओ. बीपीओ हमारा क्या था? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. In modern business, many outside services are used. Out of these services, the following are important ones. ठीक है. अब आउटसोर्सिंग का जो हमने अभी तक बात की, आउटसोर्सिंग किया जाता है, बहुत सारी सर्विसेज का किया जाता है, तो हम बेसिकली पढ़ेंगे कि आउटसोर्सिंग हम किस किस सर्विस का करते हैं. ठीक है. तो पहला है हमारा फाइनेंशियल सर्विस. These services meant those outside services which help the company in some way or other in management of finance. अब जो मैंने सीए का बताया था उनका काम क्या होता है? बेसिकली फाइनेंस को मेंटेन करना, रिपोर्ट बनाना, कंपनी की पोजीशन बताना. ठीक है. तो ये जो काम होता है बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है, और ये काम जो कंपनी होता है वो आउटसोर्स करवा सकती है. जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनके पास तो पैसों की कमी होती ही नहीं है, तो वो अपने पास क्या करते हैं? अपॉइंट कर लेते हैं. और जो छोटी छोटी कंपनी होती है वो बाहर से सीएस को, ये जो सीए होते हैं उनसे ये काम करवाते हैं और उनको उसके बदले पेमेंट देते हैं. हमेशा के लिए उनको नहीं रखते. ठीक है. तो एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज करवा सकती है आउटसोर्सिंग के थ्रू कंपनीज. उसके बाद आया एडवर्टाइजिंग सर्विसेज. एडवर्टाइजमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग सेल्स. If this service is obtained from outside agency, it will cost less and the quality of advertisement will also be good. ठीक है. अब एडवर्टाइजमेंट जो चीज है हमारी वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी भी बिजनेस का गुड्स भी खराब भी हो ना, तब भी तो वो एडवर्टाइज हो रहा है, तो उसकी सेल में इंक्रीज जरूर आई. ठीक है. तो एडवर्टाइजमेंट भी क्या होता है? लोग अगर अपने खुद के एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देना तो उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इवन बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे. बट अगर वही चीज वो किसी और एजेंसी से कराए जो एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी घुली है, वो एजेंसी सबके लिए एडवर्टाइजमेंट करती है, तो ये क्या करती है? ये जो एडवर्टाइजमेंट का काम होता है ये उनको दे देती है, और वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो कंपनी है उसके बिहाफ में एडवर्टाइजमेंट करती है. उसके बाद आया कोरियर सर्विस. दिस सर्विस मीन्स डिलीवरिंग गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर एंड वाइस वर्सा. अब कोरियर सर्विसेज का भी जो होता है वो भी हमारा आउटसोर्सिंग से ही होता है, क्योंकि जो भी जो कंपनीज होती है ना वो खुद की कोरियर पार्टनर्स नहीं होते, उनके पास कोरियर सर्विसेज नहीं होती कि हाँ उन्होंने खुद की कोरियर स्टार्ट कर दी है, वो खुद ही शिप करेंगे एंड खुद ही सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता. जो भी कंपनीज होती है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों ना हो लो, इवन अमेजोन वगैरह भी हो लो, ये लोग भी क्या करते हैं? खुद की नहीं करते. इनका जो होता है डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, उनसे बेसिकली इंटरेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उनके वही वो उनको पहले शिप करते हैं, उसके बाद वो लोग डिलीवर करते हैं. तभी ये कहते हैं ना कि 2 से 3 दिन में आपका जो ऑर्डर है वो शिप होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद डिलीवर होगा. तो पहले ऑर्डर क्या होता है? कंपनी जो होती है शिप करती है हमारी डिलीवरी पार्टनर्स को, जो बेसिकली उनके वहां पे आके लेने आते हैं वेयर हाउस में. उसके बाद क्या होता है? जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कंट्री टू कंट्री या फिर स्टेट टू स्टेट इनको पहुंचाते हैं. और डिलीवरी पार्टनर्स में काफी सारे, जैसे हमारे एक्सप्रेस वीज आ गए, अमेजोन का मतलब अमेजोन के आते हैं, बाव आ गया आजकल, तो डिलीवरी होता है, ई कॉम होता है, तो बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं. इनके साथ ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और फिर जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. अगर कोई ऑनलाइन कुछ मंगवाते हो ना आप लोग, तो देख लो चाहे अमेजोन से मंगवाओ, किसी चीज से भी मंगवाओ, उसके ऊपर जो स्लिप आती है ना, इनवॉइस आता है, रिसिप्ट, उसमें लिखा होता है कौन से डिलीवरी से ये आया है. चेक करना, किसी के पास हो तो मुझे बताना कौन कौन सा तुम्हारे पास. ठीक है. उसके बाद आया फोर्थ, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. These services means delivering goods to customer and to give after sale services also. Generally, the manufacturer of TV, fridge, AC, etc. use these services. अब कस्टमर केयर सर्विसेज सबके लिए, सबने सुना होगा, ये किसी के लिए भी न्यू चीज नहीं है.
इसमें क्या होता है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या होता है, अगर तुमने कोई सिम खरीदी है, ठीक है, तुमने मान लो एयरटेल की कोई सिम खरीदी है, अब वो क्या, वो 2 दिन में तुम्हारा एक्टिवेट होने वाला था, पर तुम्हारा एक्टिवेट नहीं हुआ, तो तुम क्या करोगे, उसके कस्टमर केयर को कॉल करोगे, उसको सारी डिटेल्स बताओगे, फिर वो लोग जो भी होगा प्रोसीजर उससे तुम्हें हेल्प करेंगे। तो यही होता है, ये क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है, कि एक बार सेल हो गया, उसके बाद अगर तुम्हें कोई डिफिकल्टी आ रही है, तुम्हें कोई कंप्लेन है, तो वो ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? से यस और नो। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताओ, मैं दोबारा बताऊंगी। मैम हो गया क्लियर। तो बोलो ना, मेरे 2 मिनट वेस्ट कर दिए तुमने। आज दीपांशु का घर पे मार पड़ी है क्या? कि कुछ बोल नहीं रहा, ऐसे कैसे हो गया आज? चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। केपीओ। अब तक हमने क्या पढ़ा, बीपीओ, ठीक है। बीपीओ हमारा क्या था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब हमारा क्या है, केपीओ। केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा ये चैप्टर जो है ये खत्म है। ठीक है, तो हमारा ये है, केपीओ रिफर्स टू ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन in order to run the business successfully and in cost effective manner. Unlike conventional BPO, where the focus is on process expertise, in KPO the focus is on knowledge expertise. अब BPO में क्या होता था, बेसिकली हमारे काम पे ध्यान दिया जाता था, कि हमारा जो काम है, जो भी एक्स्ट्रा काम है, उनको निपटाना होता था, उनको खत्म करना होता था। और हमारे केपीओ में क्या है, इसमें बेसिकली नॉलेज देखा जाता है। ठीक है, कई सारे ऐसे होते हैं जिनको एमबीए होते हैं, वो एड बड़ी बड़ी मतलब उन्होंने किया होता है, बहुत सारे कोर्सेज किए होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनके पास नॉलेज होती है, पर उनका जो, क्या कहते हैं उनको, उनका जो बेसिकली सैलरी पैकेज होता है ना, या उनकी जो सैलरी होती है वो काफी हाई होती है, तो सारी कंपनी, सारी ऑर्गेनाइजेशन उनको हायर नहीं कर सकती। तो वो लोग बेसिकली क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी का कुछ खोल लेते हैं, तो वहां जाके वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे कुछ किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो वहां जाके अपना जो है बेसिकली सजेशंस ले सकते हैं। उसके बदले उनको कुछ चार्जेस पे करने होंगे, पर वो चार्जेस कम होते हैं कंपैरेटिवली अगर वो सैलरी पे उनको रखते हैं तो। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ, सॉरी, नीड ऑफ केपीओ। केपीओ की क्यों जरूरत है? In today's competitive environment, focus is to concentrate on core specialization area and outsources the rest of activities. Many companies have come to realize that by outsourcing the non-case activities, not only costs are minimized and efficiency improve, but the total business improve because the focus shift to key growth area of business. अब इसमें क्या है, आउटसोर्सिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जो सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो हम बाहर से करवा लेते हैं, और जो हमारा मेन काम होता है उस वो क्या होता है, वो उस पर हम फोकस कर सकते हैं। तो रिजल्ट में हमारा जो आउटपुट होगा या फिर हमारा जो भी रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, और जो पैसे होते हैं वो भी हमारे कम यूज होते हैं। ठीक है, तो यही है, नीट केपीओ की जरूरत क्यों है। केपीओ की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि क्या है, इससे जो होता है पैसे हमारे कम यूज होते हैं एक तो, ठीक है, दूसरा क्या होता है, जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो हम बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से करा लेते हैं, तो हमारा मेन फोकस हम अपने मेन यहाँ पे कर सकते हैं, जो हमारा मेन पर्पस है बिजनेस का उस पर लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, बिजनेस की ग्रोथ भी अच्छी होगी और हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। उसके बाद आया हमारा फीचर्स ऑफ केपीओ, कि बेसिकली केपीओ में क्या क्या होता है। पहला, इट इज अपवर्ड शिफ्ट ऑफ बीपीओ। ठीक है, तो ये जो होता है केपीओ जो होता है वो सेम ही होता है, बीपीओ की तरह ही होता है, बट बीपीओ से ना ये थोड़ा एडवांस होता है।
बीपीओ वालों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती, पर केपीओ वाले के पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। इट फोकसेस ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज इंस्टेड ऑफ प्रोसेस एक्सपर्टाइज। और ये क्या करती है, बेसिकली क्या होती है, नॉलेज को ज्यादा प्रोवाइड करती है कंपैरेटिवली प्रोसेस। ये क्या करती है, ये काम पे इतना ध्यान नहीं देती, पर जो भी सजेशन वगैरह होते हैं इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। इट प्रोवाइड्स ऑल नॉन केस एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज होती है, जो भी कोर एक्टिविटीज नहीं होती, मेन एक्टिविटीज नहीं होती, उनके अलावा सारी बाकी एक्टिविटीज को ये प्रोवाइड करता है। इट हैज नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रीच अ कंक्लूजन। अब इसका ये होता है ना, केपीओ में कोई भी प्रोसेस नहीं होता कि हाँ पहले ये चीज होगी, फिर ये चीज होगी, फिर ये चीज होगी, ऐसा नहीं होता। जैसे कॉल सेंटर में क्या होता है, अगर तुम किसी को कॉल करते हो, अगर तुम एक कंप्लेंट कर रहे हो, तो कंप्लेंट की पहले वो तुम्हें नंबर देगा कि इस नंबर का तुम्हारा कंप्लेंट है। फिर क्या होगा, कुछ कुछ प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद ये कॉल ट्रांसफर होती है, कोई कंक्लूजन निकलता है, फिर तुम्हें बताया जाता है। इसमें टाइम भी लग सकता है, या फिर 5-10 मिनट में भी बता सकते हैं। ठीक है, पर केपीओ में क्या होता है, ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता कि हाँ पहले हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है, इंसान आता है, वो बताता है मुझे इस चीज की सजेशन चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग वो उसको बता देता है। ठीक है, उसके बाद आया हमारा इट ऑफर्ड एन अल्टरनेटिव करियर पाथ फॉर द एजुकेटेड। अब ये क्या होता है, जो जो लोग एजुकेटेड होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा, मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत हाई एजुकेशन ली होती है, उसके लिए एक अल्टरनेटिव पार्ट भी डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कि डॉक्टर्स का मान लेते हैं, कोई डॉक्टर है, वो क्या करता है, वो अपनी क्लिनिक में काम, क्लिनिक कह रही, वो किसी हॉस्पिटल में काम करता है फ्राइडे तक। ठीक है, तो फ्राइडे तक उसने हॉस्पिटल में काम किया, फिर जो सैटरडे संडे है, वो क्या कर रहा है, हॉस्पिटल की छुट्टी है, पर वो अपना खुद का उसने क्लिनिक खोल रखा है, उसमें काम कर रहा है, लोगों को सजेशन दे रहा है, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, उसका इलाज कर रहा है। तो ये बेसिकली आउटसोर्सिंग हो गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा काम करने में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद आया स्कोप ऑफ केपीओ सर्विसेज कवर्ड केपीओ, मतलब क्या क्या केपीओ के अंदर बेसिकली आता है। तो पहला तो हो गया हमारा रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस। जो भी रिसर्च और टेक्निकल चीजें होती है, ये केपीओ ही करती है, उनके पास नॉलेज भी ज्यादा होती है, इनको असाइनमेंट्स मिलते हैं, उन पर ये रिसर्च करते हैं, फिर कंक्लूजन निकाल के दे देते हैं। उसके बाद आया बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस। इसमें भी सेम होता है, इनको बिजनेस का जो होता है, इनको पता होता है इस चीज का बिजनेस है, इस चीज के बारे में हमें पता करना है, इसमें हम क्या क्या एडवांसमेंट कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी नई ला सकते हैं, कैसे हम क्या करेंगे कि ये और ज्यादा ग्रोथ करे। तो ये भी केपीओ के द्वारा किया जाता है। दूसरा है बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च। इसमें भी सेम है, उस किस प्रोडक्ट का क्या डिमांड है मार्केट में, क्या उसका सप्लाई कैसे होगा, इंक्रीज करेंगे कैसे, क्या होगा, कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कैसे इस ब्रांड नेम को कहते हैं ना मार्केट स्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। ये सब भी हमारे केपीओ करता है। और फोर्थ है हमारा एनिमेशन और डिजाइन। एनिमेशन और डिजाइन में क्या होता है, हमें बेसिकली प्रोग्रामिंग करना होता है। जो भी केपीओज होते हैं, उनको जैसे किसी को वेबसाइट बनानी है अपनी कंपनी की, कुछ बनाना है, कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है, तो ये क्या करेंगे, केपीओज के पास जाएंगे, उनको बताएंगे हमारा ये कंपनी है, हमें ये चीज करनी है, फिर वो अपना जो भी उनके पास स्किल्स होगी, नॉलेज होगा, उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाएंगे, या फिर जो भी उनको बताया गया होगा वो बनाएंगे और फिर उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे सर्विसेज होते हैं जो केपीओ हमें प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ ये? यस मैम। ओके, बीपीओ एंड केपीओ में ज्यादा फर्क नहीं था। बीपीओ बस ये कि इसमें हम नॉर्मल बस एक्टिविटीज का काम देखते हैं, और केपीओ में हमारे पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो बीपीओ का एडवांस पार्ट है केपीओ। तो हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पे ओवर होता है। ये हमारा 5th चैप्टर था। 4th एंड 5th के नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी बहुत जल्दी। तुम लोगों ने 3rd चैप्टर तक नोट्स कंप्लीट कर लिए ना बिजनेस के? नहीं किए तो जल्दी करो। बिजनेस के 3rd चैप्टर एंड इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर, इन तीनों चैप्टर को मैं चेक करूंगी 30 अक्टूबर को, तुम्हारा लास्ट डेट है ये। ओके। सबको, दीपांशु एंड वरुण, यू ऑल्सो। ठीक है, करके रखना है इसलिए। चलो ठीक है, तो ये हमारा जो 5th चैप्टर ये बेसिकली खत्म हो गया। ये हमारा था, क्या नेम था इस चैप्टर का, हाँ, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के कौन कौन से नए मोड सब दोबारा आ रहे हैं बिजनेस में। तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब यही होता है कि बिजनेस के कौन कौन से तरीके, कौन कौन से वे, कौन कौन से वेराइटीज
बिजनेस होते हैं और कैसे अब हमारे पास आ रहे हैं और क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, किस किस तरीके से हम बिजनेस को खोल सकते हैं ट्रेडिशनल वे को छोड़ के भी। ठीक है, तो ठीक है फिर करते रहना तुम लोग नोट्स कंप्लीट। थर्ड चैप्टर कर लो, फोर्थ फिफ्थ में सेंड कर दूंगी जल्दी। एंड कल फिर हमारा सिक्स चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलो बाय बाय। अच्छा कोई डाउट है तो पूछ लो। दीपांशु ने कल इंटरनेट वाला कोई क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने उसको Yes. बहुत ढूंढा पर मुझे कुछ समझ नहीं आया उसमें। मतलब मैंने सर्च किया, बहुत अजीब सा है उसमें, पता नहीं क्या क्या लिखा था कि कोई रूटर्स होते हैं वो बेसिकली उससे कनेक्ट होता है, केबल से कनेक्ट होता है। और अभी के जो सिस्टम चल रहे हैं ना उसमें सैटेलाइट वाला चल रहा है, सबके अपने अपने सैटेलाइट होते हैं। वो पता नहीं किसी चीज से आईपी या आईएसपी ऐसे कुछ था, उससे कनेक्ट होता है उसके बाद ही प्रोवाइड होता है। तो मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया कुछ। बेसिकली मैं रिसर्च करके तुम्हें बताऊंगी अच्छे से। वरना कोई Okay, ma'am. कंप्यूटर का तुम्हारा टीचर है ना उससे एक बार पूछना, उनको पता है ज्यादा नॉलेज होती है कंप्यूटर्स वाले को। Okay, ma'am. चलो बाय बाय। Bye, bye, ma'am.